ऐत्रेय ब्राह्मण का बहुसूत मंत्र है चरैवेति चरैवेति। जो सभ्यताएं चलती रही उन्होंने विकास किया, जो सभ्यताएं कहीं ठहर गई उनका विकास भी रुक गया। कहते हैं पानी एक जगह पर ठहर जाता है तो षडांत मारने लगता है। जीवन का हाल भी यही है कि अगर गतिमान रहे जीवन तो उसकी सार्थकता रहती है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें मैं किस लिए कह रहा हूँ। ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जीवन के एक ऐसे मुकाम पर हम लोग एक दौर में आए थे जब पूरा जीवन थम गया था, सब कुछ रुक गया था और पूरा देश जो है लॉकडाउन की स्थिति में आ गया था। यह वह समय था जब लोगों की सांसें रुकती जा रही थी और मानवता पे बड़ा संकट उभर कर सामने आया था। ये कोविड का दौर था, ऐसा दौर जिसमें सब लोग ये सोच कर आशंकित थे कि कल न जाने क्या होगा। सड़कें सुन्नी हो गई थी, लेकिन उस दौर में भी कोई बहुत अधिक सक्रिय रहा था तो वह था डॉक्टर, चिकित्सक, जिन्होंने मानवता की सेवा के लिए निरंतर कार्य किया। आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हम लोग आपको करा रहे हैं जिन्होंने कोविड के दौरान पीड़ित मानवता की सेवा ही नहीं की बल्कि अहर्निश कार्य करते हुए पूरे देश में विदेश में राजस्थान का नाम रोशन किया। जी हाँ, हम बात करें डॉक्टर सुधीर भंडारी जी की। डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धरती धोरारी कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम, जैसा कि नाम भी आप जानते हैं कि धरती धोरारी नाम है, और धोरों की धरती से जो सुर निकलते हैं सुदूर देशों तक जाते हैं। डॉक्टर सुधीर भंडारी जैतारण से आते हैं, पाली से आते हैं, राजस्थान के मारवाड़ से आते हैं। और डॉक्टर सुधीर भंडारी ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने अहर्निश कार्य करते हुए चिकित्सा के अंतर्गत मानवीय सेवा का भी अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपने 1976 में MBBS की पढ़ाई शुरू की, उसके बाद में 3 गोल्ड मेडल के साथ में, स्वर्ण पदकों के साथ में जो MBBS आपने किया, उसके बाद में निरंतर आपको बहुत सारे पुरस्कार, वैज्ञानिक, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भी मिलते रहे। और चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए लंदन आप फेलो रहे। आप जो है रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन के, उसके भी आप फेलो रहे हैं और बहुत से स्तरों पर निरंतर आपको सम्मानित किया जाता रहा है। डॉक्टर साहब, मैं बहुत सारी बातें अगर कहूँगा तो शायद मुझे लगता है कि समय का पता ही नहीं चलेगा कि कितना कुछ काम आपने किया। और मुझे लगता है कि बहुत से युवाओं के आप आदर्श भी हैं और बहुत सारे लोग इस बात को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि एक साथ इतने काम कैसे आप कर लेते हैं। तो आज के समय में आप राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो है उसके वाइस चांसलर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। उससे पहले SMS के नियंत्रक और SMS कॉलेज के जो प्राचार्य के रूप में आप सेवाएं देते रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोविड का जो प्रबंधन हुआ था, राजस्थान का जो कोविड प्रबंधन रहा है, उसको देश विदेशों में बहुत अधिक सराहा गया था। और बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश को संबोधित किया था लॉकडाउन के दौरान, कोविड के दौरान, तो खास तौर से इस बात को इंगित किया था कि कैसे राजस्थान में इस तरह से कोविड का प्रबंधन किया गया कि मौतें बहुत कम हुई और बहुत कम समय में कोविड पर नियंत्रण भी पा लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह भी रही है कि कोविड की दवा इजाद करने का काम भी किसी ने पहले किया, तो मेरे को लगता है कि एक अप्रत्यक्ष रूप से दवा इजाद करने का काम भी राजस्थान ने किया था। तो कोविड का जो प्रबंधन रहा है, उसको कोविड का जो मॉडल रहा है राजस्थान का, वह बहुत अधिक सराहा गया। उस मॉडल के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, जब पहली बार कोविड आया तो उस समय एक बहुत बड़ा ये एक हमारे लिए शॉक था, बट जिस कंपोज्ड रहते हुए, जिस डेडिकेशन के साथ हमने इसको हैंडल किया, प्रॉब्ली यही कारण था कि राजस्थान मॉडल ऑफ कोविड मैनेजमेंट देश में नहीं विदेशों में भी बहुत प्रचलित हुआ। जब मार्च 19 में और मार्च 20 में जब पहली बार कोविड के 3 पेशेंट्स हमारे इटालियन पेशेंट्स आए थे, तो उस समय एक सेंसेशन क्रिएट हो गया। डॉक्टर्स में भय, पैरामेडिकल्स में भय, पीपल एट लार्ज में भय, बट हमने जिस इफ़ेक्टिविटी से इसको मैनेज किया वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा गेनफुल सिचुएशन था। जब पहले कोविड पेशेंट आए तो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज ये था कि किस तरह उनको मैनेज किया जाए, किस तरह लाइफ सेव की जाए और किस तरह हमारी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जाए। उस समय न तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल था और न कोई प्रोटोकॉल्स अवेलेबल थे, तो हमने अपने नॉलेज और रिसर्च के द्वारा एक ब्रिज क्रिएट करना चाहा फ्रॉम पॉइंट ऑफ नो ट्रीटमेंट टिल द स्पेसिफिक ड्रग्स विल बी अवेलेबल। एंड हम लोग पूरे प्रदेश में ही नहीं, देश और इंटरनेशनली पहले डॉक्टर्स थे जिन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक ड्रग को यूज़ करके 3 इटालियन पेशेंट्स को हमने क्योर किया। ये एक हमारे लिए बहुत स्वर्णिम मोमेंट था। जब
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ जो हमने प्रोटोकॉल यूज़ किया, तीनों पेशेंट ठीक हो गए। तो मेरे पास यूनाइटेड नेशन से कॉल आए, यूरोप और अमेरिका से कॉल्स आए, वाइट हाउस हेल्थ एडवाइजरी से कॉल आए, क्योंकि हम उस वायरस को काफ़ी इन्फेक्ट कर चुके थे, इनएक्टिव बना चुके थे बाय यूजिंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंट ऑफ एक्साइटमेंट था। नेक्स्ट कम्स कि जब हमें पता लगा कि अब चाइना से कोविड वायरस स्प्रेड हो गया है, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाई। उस दौरान मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे कोविड मैनेजमेंट ग्रुप का हेड बनाया गया। तो हमारे चैलेंजेस थे टू ट्रेन मैन पावर, टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, टू मेक प्रोटोकॉल्स एंड टू डिसाइड हाउ टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी। हमने सबसे पहले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स को सेंसिटाइज किया, क्योंकि उनमें भय सबसे अधिक था। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। हमने जयपुर ही में 5 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स क्रिएट किए। एसएमएस जो कि कंट्री का एक फ्लैगशिप मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे हमने 1200 बेडेड कोविड बेड्स को सेपरेट किया, और 4 और डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स लाइक RUHS, द जयपुरिया हॉस्पिटल, ESI और इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ऐसा करके कैपिटल सिटी में हमने 4500 ऑक्सीजनेटेड बेड क्रिएट किए, 1200 बेडेड ICUs क्रिएट किया, एंड बेस्ट ऑफ द लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट हमने क्रिएट किया। अब इसके साथ साथ हमारी जर्नी शुरू हुई चैलेंजेस की। आइडेंटिफाई केसेस करने के लिए हमने रैपिड फोर्सेस क्रिएट किया। हमने रैपिड एक्शन फोर्स जाके जगह जगह जाके सर्वे करता था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह था, जब कोविड पहली बार आया तो हमें राजस्थान से सैंपल लेके पूना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजने पड़े, बट हमने डेडिकेटेडली अपने ओन मेडिकल कॉलेज में वायरस लैब क्रिएट किया, और जिस समय हम 0 टेस्ट कर पा रहे थे, अगले ही कुछ महीनों में हमने 10,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता प्रदान पाई। इतना ही नहीं, हमारी रिसर्च और प्रमोशन से पूरे राजस्थान में करीब 70 वायरोलॉजी लैब एस्टेब्लिश करने में हमने भाग लिया। कोविड की 3 वेव्स आई जी। पहली वेव मॉडरेट वेव थी, लेकिन सेकंड वेव बहुत घातक थी, जिसको हम डेल्टा वेव बोलते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा सिकनेस, सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी और सबसे ज़्यादा ICU बेड्स की रिक्वायरमेंट हुई थी। ठीक इसके पहले हमने जीनोम सीक्वेंसिंग करने की कैपेबिलिटी हासिल की, और हम इस स्थिति में थे ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि पेशेंट को अल्फ़ा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट है, या और कोई नया वेरिएंट है। तो इस तरह हमने साइंटिफिक कैपेबिलिटी एक्वायर किया, हमने अपने प्रोटोकॉल्स बनाए। फिर हमने एक रिसर्च ग्रुप बनाया, ये देखने के लिए कि कोविड में इतनी सिकनेस क्यों हो रही है, डेथ्स क्यों हो रही है। और हमने रिसर्च के दौरान ये पाया, ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ कोविड, ये कंट्री का एक सबसे अग्रणीय स्टेप था हमारा, कि जो कोविड की डेथ्स हुई थी, घर वाले कोविड डेड पेशेंट को छोड़ के चले जाते थे। हमने विथ ऑल प्रोटोकॉल्स एंड परमिशन जो कोविड से डेथ हुई थी उन पेशेंट्स की लंग बायोप्सी किया, और हमने पाया कि लंग्स में छोटे छोटे ब्लड क्लॉट हो रहे हैं। हमारा एक रिसर्च वर्क जो हमने पब्लिश किया कि हर कोविड पेशेंट जिनका एक्सरे नॉर्मल हो, जिसके लंग्स में एक्सरे में निमोनिया नहीं पता लगता हो, उनका हमें CT स्कैन करना चाहिए, और CT स्कैन के द्वारा हम 5 से 7 दिन पहले निमोनिया को पिकअप कर सकते हैं। ये जो रिसर्च वर्क हमने किया उसको इंटरनेशनली और नेशनली सराहा गया, और बेस्ट रिसर्च पेपर के रूप में अवार्ड मिला कि कोविड पेशेंट का आते ही अगर आप CT स्कैन कर लें तो निमोनिया एक्सरे में आने के पहले ही हम पिकअप कर लेते हैं, ताकि इंटेंसिव ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आप डॉक्टर साहब जब ये बात कह रहे हैं तो मुझे खास तौर से याद आ रहा है कि अभी आपको जापान सरकार द्वारा जो आमंत्रित किया गया है कि जो कोविड के दौरान एक ऐसी आपदा जिसमें पूरी मानवता आहत हुई थी और पूरी मानवता के लिए संकट की घड़ी थी, और इस तरह की आपदा और नहीं आए, और इस आपदा अगर आ जाती है तो उसका कैसे सामना किया जाए, ये एक्सपीरियंस आपका खास तौर से विदेशों में सराहा गया था, और इसीलिए शायद आपको जापान ने बुलाया भी। थोड़ा सा उसके बारे में आप जानकारी देखिए, जिस तरह हमने कोविड राजस्थान में मैनेज किया, इसके कई कंपोनेंट थे। हमने बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बनाए, जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बहुत पहले हमने इम्प्लीमेंट कर दिए। ये हमारे एक रिसर्च का भाग था। हमने बहुत रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश किए, ये प्रूव करने के लिए
कि ये प्रोटोकॉल अगर हम फॉलो करें तो पेशेंट में सिकनेस कम होगी, डेथ रेट कम हो जाएगी। इन सब को देखते हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ कोविड के रिसर्च पेपर हमारे यहाँ से पब्लिश किए गए, और बिकॉज ऑफ आवर रिसर्च इन कोविड अभी हाल ही में वर्ल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़ कांग्रेस जापान में हो रही है, उसमें मुझे इसलिए बुलाया गया ये प्रेजेंट करने के लिए कि जयपुर में कोविड किस तरह मैनेज किया गया। आपने और सुना होगा कि सेकेंड वेव में जब बहुत ज़्यादा सिकनेस थी, बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही थी, तो काफ़ी नंबर ऑफ पेशेंट्स को ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोस नामक की दवाई इन्फेक्शियस हो रहा था और उसकी डेथ रेट बहुत अधिक होती बड़ा है। चर्चित है ब्लैक फंगस, बड़ा ब्लैक लोग जो प्रभावित मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा, जी। कोविड के सेकेंड वेव में भारत के 17 राज्यों में ब्लैक फंगस के केसेस पाए गए। अधिकतम ब्लैक फंगस के पेशेंट्स राजस्थान और महाराष्ट्र में पाए गए, लेकिन इसकी जो डेथ रेट थी, नंबर ऑफ केसेस में राजस्थान नंबर 1 पे था और डेथ रेट में राजस्थान 17 नंबर पे था। इतना अच्छा हमने म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस को मैनेज किया। तो किस तरह हमने ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस को मैनेज किया, इस तरह यूरोपियन इन्फेक्शियस डिजीज कॉन्फ्रेंस में मुझे अक्टूबर में लंदन बुलाया गया है। मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा, वेदर कोविड मैनेजमेंट हो या ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस का, हमने एक्सपर्ट्स की टीम बनाई। ब्लैक फंगस एक सिर्फ नाक का फंगस या मुंह का फंगस नहीं होता, हमने 10 स्पेशलिस्ट की टीम बनाई। इसमें सर्जन, न्यूरोसर्जन, ईएनटी सर्जन, फिजिशियन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड मल्टीपल स्पेशलिस्ट होते थे और हर पेशेंट को उसको देखा जाता था। ब्लैक फंगस एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें नाक और साइनसेस के इन्फेक्शन के साथ साथ ब्लैक फंगस लॉस ऑफ विजन कर लेता है। हमारे यहाँ पे 8000 से अधिक ब्लैक फंगस के पेशेंट आए और करीब 150 पेशेंट की आंखों की रोशनी कम हो गई या खराब हो गई। आपको जान के खुशी होगी, इंटेंसिव ट्रीटमेंट, टाइमली ट्रीटमेंट के कारण 150 में से 135 लोगों की हम आंखों की रोशनी बचा पाए, जो कि हमारा एक नेशनल और वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो कोविड में जो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, नंबर ऑफ रिसर्च वर्क, जो हमारा प्रोटोकॉल हमने फॉलो किया, उसके कारण हमें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बहुत मिला। यहाँ मैं आपको एक बताना चाहूँगा, आपने सुना होगा कि रेमडेसिविर नामक ड्रग कोविड में एक सबसे इम्पॉर्टेंट थी। रेमडेसिविर के संदर्भ में हमने 2 इनोवेशंस किए। कोविड में 3 तरह के पेशेंट होते थे, माइल्ड डिजीज़ जिनको घर पे रखा जाता था, सीवियर डिजीज़ जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता होती थी, और एक मॉडरेट डिजीज़ जिनको हॉस्पिटल की इतनी आवश्यकता नहीं थी लेकिन उनको इंजेक्टेबल रेमडेसिविर नामक दवाई की आवश्यकता थी। कंट्री में पहली बार हमने डे केयर रेमडेसिविर थेरेपी शुरू किया। हमने डे केयर सेंटर शुरू किया और 500 से अधिक पेशेंट प्रतिदिन आते थे जिनको इंजेक्टेबल की ज़रूरत है बट हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। उनको हम 2-2 घंटे के स्लॉट में बुलाते थे, इंजेक्टेबल लगा के घर भिजवाते थे। बिकॉज अगर पेशेंट को एडमिट किया तो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स बहुत अधिक होती थी, स्ट्रेस बहुत अधिक होता था, फैमिली के लिए प्रॉब्लम बहुत था। दूसरा, हमने एज अर्ली एज अप्रैल मई सेम ईयर रेमडेसिविर यूज़ करना शुरू किया, जब WHO ने भी इसको रेटिफाई नहीं किया था। बट हमारे रेमडेसिविर के रिजल्ट्स इतने अच्छे थे कि कुछ ही दिनों बाद US FDA ने रेमडेसिविर को अप्रूव कर लिया। तो ये हमारे एकेडमिक एक्सीलेंस का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसी से जुड़ी एक बात और डॉक्टर साहब, मुझे ख्याल आ रहा है, जानकारी मुझे हो रही है इस बात की कि जब ये जो कोविड का दौर था तो बड़ा विकट दौर था पूरे विश्व में जो है, बट उसी दौर में दवा इजाद करने का काम जो है वो SMS के जरिए हुआ था और WHO ने शायद उसको स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वो दवा बाद में जो बड़ी प्रसिद्ध हुई थी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी कि कैसे SMS ने उस दवा के बारे में काम किया। हमारे यहाँ पे बहुत टैलेंटेड फैकल्टी है, हम लोग बहुत रिसर्च वर्क करते हैं। हमने पुराने जो वायरल एपिसोड्स हुए थे, सार्स और मर्स वायरस, उनके डेटा निकाले, उनका रिसर्च वर्क निकाला, ICMR से कांटेक्ट किया और ये रियलाइज़ किया कि ओनली एंटीवायरल ड्रग जो सबसे क्लोजेस्ट टू हैंडलिंग कोविड है रेमडेसिविर है। तो हमारा मुख्य मकसद था पेशेंट की जान बचाना, पेशेंट को सेव करना। हम वेट नहीं कर सकते। ये हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा लिबर्टी है कि पेशेंट की जान बचाने के लिए हमने यूज़ किया और फॉर्चुनेटली US FDA ने उसको बाद में अप्रूव कर दिया, जबकि WHO को टाइम लगा अप्रूवल करने में। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब कोविड की सेकेंड वेव आई, डेल्टा वेव में पेशेंट बहुत जल्दी कोलैप्स कर रहे थे, हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। डेल्टा वेव में करीब
20 to 30% पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू की रिक्वायरमेंट थी। इतनी अधिक मात्रा में आईसीयू की रिक्वायरमेंट, एक कंडीशन होती है जिसको साइटोकाइन वेस्ट्रॉन बोलते हैं, और लंग्स में निमोनिया डेवलप हो जाता है। उसको ट्रीट करने के लिए एक लेटेस्ट दवाई होती है जिसको टॉसिलुजुमाब नामक की दवाई बोलते हैं। उस समय उसकी कॉस्ट करीब 40,000 रुपये के रूप में होती थी। हमने बहुत रिसर्च किया, हमने साइंटिफिक डेटा कंपाइल किया, हमने रिसर्च स्टडीज़ की, और टू सेव द लाइफ हमने पाया गया कि जिन जिन लोगों को हमने ये टॉसिलुजुमाब नामक दवाई दी, जिनको आईसीयू की रिक्वायरमेंट थी, यंग थे, लंग डैमेज हो गए थे, उनका सर्वाइवल बहुत बढ़ गया है। हमने भारत में एज अर्ली एज अप्रैल मई के अंदर टॉसिलुजुमाब नामक दवाई को यूज़ करना शुरू किया था। इंग्लैंड में इस दवाई की ऑफिशियल परमिशन नवंबर में मिली थी। तो हमें बहुत खुशी है कि विद साइंटिफिक एडवांसमेंट, नॉलेज एंड रिसर्च, हमारे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थे कि जैसे ही पेशेंट आया उसका सीटी स्कैन किया जाए, ब्लड मार्कर्स किए जाएं, उसका अगर ज़रूरत पड़े तो रेमडेसिविर दिया जाए, वो हमारे ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव थे, एग्रेसिव थे, और हम बहुत फास्ट एक्ट करते थे। इसी तरह शुरू में जब कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं था, हमें प्लाज्मा बैंक शुरू करने का भी सौभाग्य मिला। हाँ, मुझे लगता है प्लाज्मा बैंक की जब आप बात कर रहे हैं तो खास तौर से ख्याल आ रहा है कि जब प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक जो एसएमएस में स्थापित किया गया था, और एक खास बात और डॉक्टर साहब रही उस समय कि इन्फेक्शन डिजीज के लिए अलग से एक अस्पताल आपने जो है विकसित किया था। थोड़ा सा उस अस्पताल के बारे में बताएं, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उस अस्पताल के बारे में इतना अधिक प्रचार देश भर में हुआ कि वो एक सरकारी बैनर के तले जो है बिल्कुल वैश्विक मानदंडों के अनुरूप जो एक अस्पताल आपने विकसित किया था। उस अस्पताल को विकसित करने की विचार आपके कैसे आया, कैसे वो अस्पताल जो अस्तित्व में आया? देखिए, सबसे पहले तो जब सेकेंड वेव में पेशेंट की मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बहुत अधिक थी, तो हमारा एक ही उद्देश्य था, लाइफ को कैसे बचाना। एक ऐसा एहसास हुआ शुरू की रिसर्च में कि जो कोविड के पेशेंट ठीक हो गए हैं, जैसे हम वैक्सीनेशन लगाते हैं और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाते हैं, तो जो पेशेंट ठीक हो गए उनके ब्लड में भी कोविड के प्रति एंटीबॉडी होती है। अतः रिकवर्ड पेशेंट का अगर हम प्लाज्मा लेके क्रिटिकली इल पेशेंट को दें तो उससे हमें बहुत ज़्यादा रिकवरी के चांसेस हो जाते हैं। बाद में चूंकि बेटर ड्रग्स आ गई थी तो ये प्लाज्मा थेरेपी बैक ट्रैक पे आ गई, बट शुरू में इसका बहुत बड़ा रोल था। हमने बहुत बड़ी मुहिम चलाई, बहुत बड़ी ड्राइव कराई। मैं पर्सनली डिफेंस हर बटालियंस में गया, आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ, क्योंकि डिफेंस के जवान बहुत अच्छे वॉलंटियर्स होते हैं। हमने उनको एसएमएस बुलाया, कॉलेज बुलाया, और जो रिकवर्ड हमारे जवान थे, जो सोसाइटी के अच्छे लोग थे, उनका हमने प्लाज्मा कलेक्ट किया और क्रिटिकली इल पेशेंट को दिया। और भारत में सेकंड कोविड प्लाज्मा बैंक और प्रदेश का पहला हमने इस्टेब्लिश किया, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हुए। थ्रू आउट सेकेंड वेव करीब 1500 लोगों का कोविड प्लाज्मा हमने लिया और क्रिटिकली इल पेशेंट को दिया। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तो उसके लिए भी हमें एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला और हमारे रिजल्ट्स। अच्छा, आप जब ये बात करें तो एक बात और मेरे जहन में कौन रही है कि उस दौरान जब देश में इस तरह के जो कोविड प्रबंधन में जो बेस्ट काम जहाँ हुआ है, वहाँ पर कुछ सेना के जो हेलीकॉप्टर जो उनके जरिए जो किया गया था, तो उसमें राजस्थान का खास तौर से मैं एसएमएस का चुना गया था। आपको बताऊं जी, हमारी डेडिकेशन था, हमारी नॉलेज थी, हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड था, बट सबसे अधिक मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हर बार हम उनको सुनते थे, हर बार उनसे हम व्यूज़ देखते थे, तो हमें हिमालयन मोटिवेशन मिलता था। प्रोबेबली डॉक्टर्स को हाई स्पिरिट पे रखना, डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, उनकी सेल्फ एस्टीम बनाना में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का बहुत बड़ा हाथ था। मुझे पर्सनली माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वर्चुअल मीटिंग में संवाद करने का मौका मिला। मैंने 3 से 4 मिनट में अपनी सारी बात कही। जिस धैर्यता से, जिस आत्मीयता से, जिस पॉजिटिविटी से वो डॉक्टर्स को उन्होंने एड्रेस किया, डॉक्टर से इंटरेक्ट किया, मैं सोचता हूँ हमारी सक्सेस का काफ़ी ध्येय उनको भी जाना चाहिए। जहाँ तक आपने इन्फेक्शियस डिजीज इंस्टीट्यूट का सवाल है, मेरा एक फीलिंग था कि भारत में पॉपुलेशन बहुत अधिक है। कोविड पेंडेमिक तो एक पेंडेमिक है, लेकिन अक्सर कई तरह के वायरल इन्फेक्शन लाइक जीका, स्वाइन फ्लू होते रहते हैं। तो हमारी नेचुरल हॉस्पिटल फंक्शनिंग इफेक्ट नहीं हो, नेचुरल स्पेशलिटी में पेशेंट इफेक्ट नहीं हो, हमें कोविड के लिए सेपरेट इन्फेक्शियस डिजीज़ इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए। उसी संदर्भ में हमने नेगेटिव प्रेशर वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट खोली, जिसको इंटरनेशनली सराहा गया। मैं अगर जयपुर की बात कहूँ
तो जयपुर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट हैज़ बीन सो सपोर्टिव टू अस कि ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ 1200 बेडेड आईसीयू बेड से 4500 बेडेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड से, और एक हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था, किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई कोविड का पेशेंट एंटर कर जाता था तो विद इन 30 सेकेंड हम उनका ऑक्सीजनेशन शुरू कर देते। वही एक कारण था जिससे पेशेंट कोलैप्स होते थे। हमारे इंस्टीट्यूट में करीब 20 से 25 पेशेंट बाहर के राज्यों से एयरलिफ्ट किए गए, 20 से 25 एम्बुलेंसेज नियर बाय स्टेट से आती थी। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और हमारी जो फॉलोअप था वो बहुत इफ़ेक्टिव था। हमने एक सबसे बड़ा काम ये किया, जो कोविड में पेशेंट एडमिट हो जाते थे वो सोशली और साइकोलॉजिकली बहुत ट्रॉमेटाइज फील होते थे। तो हमने उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलर, उनके रिक्रिएशन, उनके एंटरटेनमेंट, हमने हर तरह के एटमॉस्फेयर हमने क्रिएट किया कि कोविड के जो सफ़र पेशेंट हैं वो अच्छी क्वालिटी से उस फेज़ को निकालें और पूर्ण रूप से रिकवर हो जाएं। हमारे जो मॉर्टेलिटी रेट थी, जो हमारी डेथ रेट थी, वो कंट्री में ही नहीं वर्ल्ड में सबसे कम थी। सेकेंड वेव में मॉर्टेलिटी रेट करीब 4 to 5% थी अच्छे देशों में। हम अपने प्रदेश में उसको एज लो एज 0.4% ले आए। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ ले, अमेरिका ले, अमेरिका भारत से 1/8 पॉपुलेशन में है, लेकिन वहाँ की सिकनेस और मॉर्टेलिटी रेट हमारे से कई गुना अधिक थी। सो मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर्स का डेडिकेशन, हमारे स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल, क्विक इम्प्लीमेंटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी पॉलिसीज़, क्वारंटाइन, और आपको जान के बहुत खुशी होगी, कंप्लीट कोविड ट्रीटमेंट, 5 स्टार आईसीयू ट्रीटमेंट। व्हेन आई से 5 स्टार, इसका मतलब मैकेनिकली सपोर्टेड इतनी एडवांस आईसीयू इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, हर चीज़ हमारे प्रदेश में फ्री थी। तो उसके कारण हम बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए। बहुत बड़ी बात डॉक्टर सुधीर भंडारी जी ने कही है कि कोविड प्रबंधन के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा गया कि हर आम और खास को इस तरह का ट्रीटमेंट मिले कि वह सकारात्मक रूप में सोचे भी और आगे लोगों को प्रोत्साहित भी करे कि हम कैसे कोविड से बच सकते हैं। बहरहाल एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि यह एसएमएससी था जो डॉक्टर भंडारी जी के निर्देशन में कार्य कर रहा था, कि जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा उस समय कोविड प्रबंधन के कारण मिला, और 95 से लेकर 97% तक रोगी जो है ठीक होकर घर चले जाते थे। और एक खास बात और भी रही उस दौरान कि राजस्थान पहला ऐसा स्टेट था जिसमें रिकवरी जो है सबसे अधिक कोविड की हुई थी। इसी संदर्भ में एक बात और डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहूँगा कि जब अपन बात करते हैं कोविड की दवा तो आप लोगों ने ईजाद की थी पहला कोविड का टीका जो है आपको लगाने का अवसर मिला था। कोविड का जब टीका जनरेट हो गया था, तो ये जो टीकाकरण का कार्य शुरू हुआ और उसके बाद कैसे कोविड को और ज़्यादा ढंग से जो है प्रभावी रूप में नियंत्रित किया गया। मेरे ऊपर बहुत जिम्मेवारी थी, बिकॉज मैं पूरे प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट प्रोग्राम को हेड कर रहा था। तो ये बहुत आवश्यक था कि मैं बेस्ट एग्जाम्पल क्रिएट करूं। जब हम कोविड मैनेजमेंट कर रहे थे तो इनन्यूमरेबल वर्चुअल मीटिंग्स हमने क्रिएट करी। हर डिस्ट्रिक्ट, हर दूर दराज के लोगों को हमने वर्चुअल मीटिंग के द्वारा ट्रेन किया, किस तरह आपको दवाइयाँ देनी है, किस तरह वेंटिलेटर यूज़ करना है, किस तरह सेग्रीगेशन यूज़ करना है, क्या क्या लक्षण होने चाहिए जो आप जल्दी से पिकअप करें, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। तो इसी संदर्भ में जब 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ तो कई तरह की भ्रांतियाँ थी। इवन हमारे जो डॉक्टर कलीग्स थे, वो पैरामेडिकल थे, वो भी बहुत चिंतित थे, क्योंकि पता नहीं ये कोविड का वैक्सीन पहली बार दिया जा रहा है, इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, परिणाम होंगे। मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी थी कि मैं इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मोस्ट सक्सेसफुल बनाऊं। अतः मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि मैंने कोविड का पहला वैक्सीन प्रदेश में मैंने लिया और कंफर्टेबली लिया। मैं सोचता हूँ उसके कारण हमारी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, पैरामेडिकल फ्रेटर्निटी है, पब्लिक एट लार्ज को मोटिवेशन मिला कि अगर मैं ले सकता हूँ। इनफैक्ट मैं वो दिन मुझे याद है जब कई मेरे मित्रों ने मेरी वाइफ को फ़ोन किया कि वो क्यों पहला वैक्सीन ले रहे हैं, पहले दूसरों को लेने दें और बाद में उसका परिणाम देख के खुद ले। बट मेरे बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था कि मैं अपने प्रदेश के लिए, अपनी फ्रेटर्निटी और उसके लिए एक रोल मॉडल बनूं। अतः मैंने, और मुझे मालूम था कि ये साइंटिफिकली प्रूवन वैक्सीन है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा
एक इनिशिएटिव है और ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। इन फैक्ट इस कोविड मैनेजमेंट में हम लोगों का कंट्रीब्यूशन तो था ही था, बट जिस तरह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह हम लोगों को पग पग पे मोटिवेट किया, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब हमारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हमारे फ्लैगशिप हॉस्पिटल एसएमएस और आरयूएचएस के ऊपर फूल बरसाए गए। मैं नहीं सोचता कि कोई भी हेड ऑफ द नेशन डॉक्टर्स को इससे बड़ा ट्रिब्यूट दे सकता है। इसलिए हमारी ये और भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम अपने देश को इतना स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएं। मुझे थोड़ा इंटरनेशनली ट्रैवल करने का मौका मिलता है। मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह से हमारा रिसर्च प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, पेशेंट हैंडलिंग, वैक्सीनेशन प्रोग्राम और कम सिकनेस और कम डेथ हुई है हमारे प्रदेश में और इंडिया में, मैं सोचता हूँ हम विश्व के सबसे अग्रणी देशों में आ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर सुधीर भंडारी जी ने कही। और एक बात और मैं आप लोगों को साझा करना चाहूँगा कि डॉक्टर सुधीर भंडारी केवल चिकित्सक ही नहीं है, बल्कि चिकित्सक के रूप में कितने अधिक नवाचार हो सकते हैं और कैसे चिकित्सा के जरिए पीड़ित मानवता को लाभ पहुंचाया जा सकता है, और कैसे जो पेशेंट सरकारी अस्पतालों में भर्ती होते हैं उनको तरह तरह के जो रोग होते हैं उनके उपचार के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। डॉक्टर साहब, एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा खास तौर से कि जब आप नियंत्रक और प्राचार्य जब रहे हैं एसएमएस के जो है, उस दौरान सर्वाधिक जो है अलग से जो विभाग जो है आपके चिकित्सा के जो विभाग है उस समय खुले थे और बहुत सारे नवाचार भी हुए थे। कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोग करें तो बहुत सारे आधारभूत सुविधाओं का विकास उस दौरान हुआ था। तो खास तौर से एक साथ 18 विभाग, मुझे जो जानकारी जिस तरह की, वो खोले गए थे कि कैसे ये संभव हुआ? देखिए, हमारा हेल्थ सिस्टम वर्ल्ड का सबसे अच्छा हेल्थ सिस्टम है जिसमें बेसिक केयर से लेके टर्शरी केयर तक होती है। टर्शरी केयर मीन्स मोस्ट एडवांस केयर। बेसिक केयर में तो पॉपुलेशन को मिल जाती है। हमारे कंट्री का एक यूनिक मॉडल है प्रोफेशनल एक्सीलेंस, प्रैक्टिकली ज़ीरो कॉस्ट और लोएस्ट कॉस्ट और ह्यूमैनिटेरियन फीलिंग। तो बेस्ट टर्शरी केयर देने के लिए मैंने अधिकतम हर पॉसिबिलिटी सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट में खोला, जिसके कारण हमें हाईएस्ट नंबर ऑफ करीब 700 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स मिली, 300 सुपर स्पेशलिस्ट सीट मिली। और आज एसएमएस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को देश का सबसे अग्रणी हॉस्पिटल है। वहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और स्किन ट्रांसप्लांट और हैंड ट्रांसप्लांट जैसे कई नवाचार ट्रीटमेंट होते हैं। उसके कारण ये एडवांटेज होता है कि पूरेस्ट ऑफ पुअर पेशेंट को हमारे प्रदेश में ही ट्रीटमेंट मिल जाता है। इसका एक और आगे कदम यह है कि ये सारी सुविधाएं सिटीजन्स ऑफ स्टेट को 100% फ्री मिलती है। तो इस तरह का सोशली सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, जहाँ इतनी पॉपुलेशन होती है, बहुत अधिक मात्रा में पेशेंट आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोडेड होता है, तो हमें कुछ अच्छी क्वालिटी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके लिए मैंने कुछ प्लान्स बनाए। गवर्नमेंट वाज वेरी काइंड और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको अप्रूव किए। हम कंट्री का सबसे बड़ा एक 20 फ्लोर स्टोरी का आईपीडी टावर एसएमएस में बना रहे हैं, जो 24 मंजिल का टावर सिर्फ 36 महीने में बन जाएगा। उसमें 1200 बेड होंगे। एक हेलीपैड होगा जो कि हमारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को एग्रीवेट करेगा। इसमें बहुत अच्छे 5 स्टार स्वीट्स होंगे जो कि सब्सिडाइज रेट पे होंगे, ताकि मेडिकल टूरिज्म को हम प्रमोट कर सकें। भारत में बेस्ट टर्शरी ट्रीटमेंट एंड द लोएस्ट कॉस्ट अवेलेबल है। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा होगा तो हम देश के ही नहीं विदेशों के भी पेशेंट को आमंत्रित कर पाएंगे, जो हमारी प्रोफेशनल एक्सीलेंस का फ़ायदा लेंगे। ये डॉक्टर साहब कब तक तैयार हो जाएगा? ये अनदर 1.5 to 2 आवर्स में। अगर आप इसकी पिक्चर अभी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक आइकॉनिक टावर होगा। ये कंट्री का मान सम्मान बढ़ाएगा और ये अगले 1.5 से 2 साल में पूरा तैयार हो जाएगा। इस आईपीडी टावर की बात अपन कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ा ड्रीम रहा है, क्योंकि इस तरह की कल्पना बहुत कम की जाती है कि एक साथ वर्टिकल जिस तरह की आबादी बढ़ती जा रही है, तो ये संभव नहीं है कि शहर के बीच में बहुत सारी स्थान भू क्षेत्र हो
जिसमें किया जाए, लेकिन उस रूप में इसको वर्टिकल रूप में अपन ने डेवलप कर गए। मैं बात कर रहा था 18 विभाग आपने अलग अलग खोले थे, उनके बारे में। हमने बहुत लेटेस्ट विभाग खोले, जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसे विभाग जो पहले नहीं थे और जो प्रदेश में, पेनक्रेटो हिपेटोबिलियरी सर्जरी जो कि लीवर ट्रांसप्लांट करेगा, रूमेटोलॉजी जो गठिया बाय को ट्रीट करेगा, ट्रॉमेटोलॉजी जो सिर्फ एक्सीडेंट को ट्रीट करेगा, ट्रॉपिकल मेडिसिन जो कि जीका वायरस इन्फेक्शन को ट्रीट करेगा, सर्जरी एंड ट्रॉमेटोलॉजी जो एक्सीडेंट में जो सर्जरी हो जाएगी उनको ट्रीट करेगा, और ऑल द सुपर स्पेशलिस्ट से पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी जो बच्चों में किडनी फेलियर हो जाएगा, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी बच्चों में हार्ट फेलियर हो जाएगा, एंड पल्मोनरी मेडिसिन जो कि एक हमने नया डिपार्टमेंट हम प्रोसेस में है, जेनेटिक्स एंड फीटल मेडिसिन। आपने देखा होगा कि कई बार डिफेक्टिव और थोड़े से जेनेटिकली डिफेक्टिव बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो हम लोग प्रेगनेंसी में ही इतना अनुसंधान करेंगे, प्रेगनेंसी में इतने टेस्टिंग करेंगे कि किसी को भी कोई डिफेक्टिव और कोई फिजिकली और मेंटली अफेक्टेड बच्चा पैदा नहीं हो पाए। तो इस तरह के सारे नवाचार डिपार्टमेंट हमने क्लिनिकल साइड और नॉन क्लिनिकल साइड में एसएमएस में शुरू किए हैं। हर पॉसिबल सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे है, चाहे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी हो, चाहे पीडियाट्रिक सर्जरी हो, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी हो, एवरी पॉसिबल सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हमने खोला है ताकि एजुकेशन बढ़े। अच्छा, मतलब एक बात खास तौर से कि आपने ये बात तो बड़ी महत्वपूर्ण कही कि बहुत सारी चीज़ें जो है चिकित्सकीय क्षेत्र में जो आपने ईजाद की, बहुत सारे नवाचार आपने किए, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी बात है कि इस सब कार्य के साथ साथ चिकित्सकीय सेवा कार्य में भी आप निरंतर अग्रणी रहे हैं। और मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने गांव जो है उसमें प्रति माह जो एक बार जाके सभी तरह का जो इलाज वहाँ पर करते हैं। और ख़ास तौर से एक बात मैंने जो नोट की वो थी कि रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में बस के जरिए जिसमें तमाम तरह के उपकरण हो और उनको वहीं ऐसी फीलिंग हो कि अस्पताल उनके घर पर आ गए, इस तरह की पहल आपने की। दिव्यांगजनों के लिए आपने जो है बहुत सारा, थोड़ा सा ये जो सोशल पीड़ित मानवता की सेवा के लिए चिकित्सक को क्यों कर काम करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा अपना मंतव्य जो है। मेरा सोशल सर्विस के प्रति बहुत रुझान है, वो मैंने अपने फादर से सीखा है। मेरे फादर बहुत बड़े सर्जन थे और वो बहुत ज़्यादा सोशल सर्विस करते थे। मैंने उनसे सीखा है। हमारा प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है, आप कुछ भी दूसरों के लिए करो तो खुद को खुशी मिलती है। तो बेसिकली मेरा इंटरेस्ट है अपनी खुशी। मैं अपने विलेज जाता हूँ पिछले 30 साल से, हर महीने जाता हूँ, 10 डॉक्टर्स की टीम लेके जाता हूँ, गरीब से गरीब व्यक्ति को देखता हूँ और हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको मन में जो खुशी मिलती है, जो उनको रिकवर्ड आप देखते हैं, जो उनके मन में स्माइल करते हैं, वो मेरे लिए $1 मिलियन की होती है। अच्छा, बस के बारे में थोड़ा सा। मेरे फादर ने 5 बसेस क्रिएट करी। एक बस में एक्सरे मशीन, एक बस में लेबोरेटरी, एक बस के अंदर डॉक्टर्स, डेंटल चेयर, क्योंकि गांव में ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं होती। और वो बसेस गांव से गांव जाती है मेडिकल टीम के साथ और गरीब से गरीब लोगों को वहाँ देखती है। मैं आपको बताऊंगा, मुझे बहुत खुशी है, मेनली जब गुजरात में अर्थक्वेक आया था तो इन बसेस के साथ हमको गुजरात जाने का भी मौका मिला और ये बसें वहाँ भुज में पार्क कर दी गई थी और डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट किया गया था। ये बसें जिसमें लेबोरेटरी है, डेंटल चेयर है, एक्सरे मशीन है, डॉक्टर्स रहते हैं, हम इनको गांव से गांव में ले जाते हैं, वहाँ पार्क कर दिया जाता है। आप जब उन गरीब पॉपुलेशन को देखें, जिस खुशी के साथ वो इनको वेलकम करते हैं, जिस तरह वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, वो एक बहुत ही कमेंडेबल है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक हैंडीकैप, मेंटली चैलेंज और फिजिकली चैलेंज बच्चों का एक स्कूल है जिसको दिशा स्कूल बोलते हैं, मैं उनका फाउंडर ट्रस्टी हूँ। जीवन में हम जिस प्रोफेशन में आए हैं, यू हैव टू हेल्प एवरीवन। आपको भगवान को थैंक्स देना है कि आपको उन्होंने इतना सक्षम बनाया है, तो जो कम सक्षम है उनको आपको हेल्प करना है। दिव्यांगजनों के लिए आपने बहुत काम किया। मैं उन बच्चों को स्कूल रेगुलरली जाता हूँ, उनके लिए जो भी मेडिकली मैं कर सकता हूँ, बिकॉज मैं खुद फिजिशियन हूँ, मैं जो उनके लिए हेल्प ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ मैं करूँगा। जो हियरिंग डिफेक्ट के पेशेंट होते हैं, मैंने उनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम तैयार किया है, उनको मैं देखता हूँ। मैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ कार्य कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अगर बातें करेंगे तो समय का पता ही चलेगा। थोड़ा सा आपकी रुचियों के बारे में, कि आप संगीत से आपका मुझे पता है कि लगाव खास तौर से रहा है, तो कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, मैं गाता तो नहीं हूँ, बट मैं म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ। मेरे क्लिनिक में भी, मेरे ऑफिस में भी, मेरे घर पे भी 24 घंटे म्यूज़िक
चलता रहता है। सवेरे उठते ही मैं आधा घंटे भजन सुनता हूँ और मैं सोचता हूँ कि म्यूज़िक का आत्मा से संबंध है। म्यूज़िक आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, म्यूज़िक आप में अच्छे भाव लाता है, म्यूज़िक आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाता है। म्यूज़िक मेरा आपको ज़्यादा पसंद है? आपको मतलब जैसे जनरल बात करें, मैं अधिकतर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गीत बहुत सुनता हूँ, मैं हरिओम शरण के भजन बहुत सुनता हूँ, और मैं रिचर्ड क्लेडरमैन का पियानो बहुत सुनता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सब तो बातें अपन करते रहेंगे। एक बात खास तौर से आपकी यह भी है कि आप RUHS के जो वाइस चांसलर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वाइस चांसलर के रूप में, RUHS के वाइस चांसलर के रूप में आपने बहुत सारे इनिशिएटिव बहुत कम समय में आपने किए हैं। खासतौर से डायबिटीज़ की बात करें कि डायबिटीज़ का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उसकी स्थापना की पहल आपने RUHS में की, और मुझे लगता है देश का पहला वो इस तरह का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, डायबिटीज़ दो तरह का होता है, एक बड़ों का और बच्चों का। जो बच्चों में डायबिटीज़ होता है उसको टाइप 1 बोलते हैं, और वो बहुत हृदय विदारक होता है। आप इमेजिन करिए 5, 10, 15 साल के बच्चों को 4 बार इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़े, तो उसको देखते हुए मेरा हृदय बहुत प्रभावित हुआ। मैंने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टाइप 1 विद नोवो नॉर्डिस्ट डेनमार्क, ब्रिटिश हाई कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट की सहायता से मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं बहुत लकी हूँ, मैंने स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि इन टाइप 1 बच्चों के लिए एक इंसुलिन पंप जिसकी कॉस्ट 5 से 7 लाख रुपए प्रोवाइड किया जाए, तो वो उनको प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ एज ए वाइस चांसलर मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि मैं मेडिकल एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट को अपग्रेड करूं, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को अपग्रेड करूं, और डॉक्टर्स के अंदर मेडिकल और प्रोफेशनल एक्सीलेंस के साथ साथ एक ह्यूमन ट्रेट डेवलप करूं। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ों के साथ में एक बात अंत में आपसे और करना चाहूँगा, क्योंकि बातों का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन एक बात बड़ी विरोधाभास वाली है कि मेडिकल साइंस के साथ साथ योग के प्रसार के लिए भी जो है आप निरंतर कार्य कर रहे हैं। संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, योग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। योग से क्वालिटी ऑफ लाइफ और पॉजिटिविटी आती है। आजकल हमारे देश में सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ है, मोटापा, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, और ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ में फिजिकल एक्टिविटी और योग का बहुत महत्व है। तो ये हमारी मॉरल जिम्मेवारी है कि हम पब्लिक एट लार्ज को योग का महत्व बताएं, ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके, इनकी सीवियरिटी कम हो जाए, और मिनिमम मेडिकल सपोर्ट के द्वारा अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो एस्टेब्लिश करे। तो अगर डॉक्टर कभी ये कहता है तो लोगों में एक्सेप्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर सुधीर भंडारी जी ने कही कि डॉक्टर अगर कोई बात कहता है योग के बारे में भी, और स्वस्थ मन और स्वस्थ तन के बारे में भी, तो लोग उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। डॉक्टर साहब से बातें करने का मन तो इतना है कि मुझे लगता है कि समय का पता ही नहीं चलेगा, और पंख लगा के समय उड़ता रहेगा, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें आपने कही, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का व्यक्तित्व ऐसा है जिसमें चिकित्सकीय कर्म के साथ साथ सेवा कर्म के लिए आप कभी मना नहीं करते, और बड़ा व्यक्तित्व इनका इस रूप में भी है कि बहुत कूल व्यक्तित्व है। कभी इरिटेट होते, कभी किसी ने इनको देखा नहीं है, और अहर्निश कार्य डॉक्टर साहब करते आ रहे हैं। डॉक्टर सुधीर भंडारी एक ऐसा नाम भी है जिन्होंने चिकित्सा कार्य में अप्रतिम सेवाएं देते के साथ साथ भावी जो चिकित्सक है उनके भी प्रेरक के रूप में निरंतर कार्य किया है। डॉक्टर साहब, आप आज धरती धोरामी में आए और बहुत सारी बातें साझा की, उसके लिए बहुत बहुत आभार। फिर किसी मुकाम पर आपसे भेंट होगी तो और कुछ बातें आपसे सुनने को मिलेंगी।